तो साथियों आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लाल मृदा की यानी कि लेटराइट मृदा की। और लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? यहाँ पर लाल मृदा से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। लाल मृदा से इसका निर्माण होता है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होती है? कठोर होती है। यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियां किसने बताई थी? आईसीएआर ने। आईसीएआर ने जो 8 प्रकार की मिट्टियां बताई उनमें सबसे ज्यादा जो कठोर मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? लेटराइट। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल होने का जो कारण है वो क्या है भैया? आयरन या फेरस ऑक्साइड है इसका लाल होने का कारण। इसके बाद इसमें कौन कौन सी फसल होती है? रबर होती है, कॉफी होती है, नारियल होती है, रागी होती है, दलहन होती है। इसके बाद भारत में कहां पर मिलेगी? तो दक्षिण भारत में मिलेगी, जहां पर आपको केरल और तमिलनाडु। भारत में कहां पर मिलेगी आपको? ये दक्षिण भारत में मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में इससे क्या बनाई जाती है भैया? ईंट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इससे ईंट बनाई जाती है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना। भारत में मैंने आपको पहले बताया कि 8 प्रकार की जो मिट्टियां है उसमें एक तो जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल और लेटराइट। ये चार मिट्टियों से ही आपको, अगर मिट्टियों से एक प्रश्न आता है तो 90% चांस होते हैं इन 4 मिट्टियों से प्रश्न पूछने के। बाकी की जो मिट्टियां हैं, बाकी की जो 4 मिट्टियां हैं उनसे प्रश्न जो है लगभग 10% है पूछने के चांसेस। देखियो कि ये मिट्टियां सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा जो आपको फैक्ट मिलेंगे वो इन्हीं मिट्टियों में मिलेंगे। जैसे हम मैं कहूँ मरुस्थली मिट्टी, तो मरुस्थली मिट्टी के अंदर कोई ऐसा रासायनिक तत्व नहीं पाया जाता जिसके अंदर कोई अच्छी सी फसल होती है। जैसे दलदली मिट्टी, दलदली में कोई फसल नहीं हो सकती। पर्वतीय मिट्टी में कोई फसल नहीं होती तो फसलें याद नहीं करनी। फसलें नहीं हो रही तो रासायनिक तत्व भी आपको याद नहीं करने। इसका मतलब वो सारी मिट्टियां क्या होगी? वो बिल्कुल जो है 10% चांसेस होते हैं उनमें से प्रश्न आने के। तो ज्यादा चांसेस इनमें होते हैं। और ये चारों मिट्टियां मैंने आपको करवा दी है। चले अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके बाद में 5वें प्रकार की मिट्टी। और कौन सी 5वें प्रकार की मिट्टी? कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। देखो भैया एक मिट्टी यहां पर बताने जा रहा हूं, मरुस्थलीय मृदा। देखो मरुस्थलीय मृदा की अगर अपन बात करते हैं तो मरुस्थलीय मृदा कहां मिलेगी? तो सबसे पहली बात है कि जहां पर मरुस्थल होगा वहीं पर ये मिट्टी मिलेगी। जैसे अगर मैं अपना प्यारा सा भारत यहां पर बनाता हूं तो इसमें अपन देखते हैं कि यहां पर इस तरीके से ये अपना भारत है। यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये अरावली पर्वतमाला मिलेगी आपको। यहां पर आपको क्या मिलेगा? हिमालय मिलेगा। अब इधर से चौलिस्तान का मरुस्थल है। ये चौलिस्तान का मरुस्थल कहां पर है? पाकिस्तान में। इससे मरुस्थल का प्रसार आगे की तरफ बढ़ता है और भारत के अंदर भी मरुस्थल प्रवेश करता है। और जब भारत में मरुस्थल प्रवेश करेगा तो ध्यान से सुनेगा, इस जगह पर ये गुजरात हो गया, इसके बाद में राजस्थान हो गया, यहां पर हरियाणा हो जाएगा, यहां पर P4 पंजाब हो जाएगा। देखो इस मरुस्थल को नीचे की तरफ जाने कौन नहीं देता है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला क्या नहीं जाने देती दक्षिण में इस मरुस्थल को अगर मैं बात करूं पूर्वी साइड में तो यहां पर अरावली, ये अरावली क्या करती है? इसको यहां से रोक देती है जिससे ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। ऊपर की साइड अगर मैं बात करूं तो हिमालय की बात करें तो हिमालय इसको ऊपर की साइड नहीं जाने देगा। ठीक है। इसका मतलब इसका प्रसार यहीं तक सीमित रह जाएगा। यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा। तो मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है। अब मरुस्थल यहीं पर पाया जाएगा तो मरुस्थलीय मृदा भी यहीं पर मिलेगी आपको। लेकिन ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल की अगर मैं बात करता हूं तो इस मरुस्थल को भारत के अंदर कहा जाता है क्या? थार का मरुस्थल। क्या कहेंगे भैया? थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल की अगर अपन बात करते हैं तो थार के मरुस्थल का जो 15% पार्ट होता है वो तो पाकिस्तान में होता है और उसको अपन किस नाम से जानते हैं? चौलिस्तान के मरुस्थल से। जबकि जो 85% मरुस्थल होता है वो अपने भारत में होता है जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। और 85 मरुस्थल की बात करें तो 85% जो है इनमें भी 85 का अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? राजस्थान में। और राजस्थान में लगभग आपको 58% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? कहीं पर आपको बहुत सारी बुक में 57 बता रखा है, 56 बता रखा है, किसी में 60 भी बता रखा है। लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूं तो एवरेज आपको कितना मानना है? यहाँ पर लगभग 58 राजस्थान में है। यानी कि 85% का 58% कहां पर है? राजस्थान के अंदर। इसका मतलब है कि राजस्थान में मैक्सिमम पाया जाता है। तो सर्वाधिक ये मरुस्थलीय मिट्टी आपको कहां मिलेगी? राजस्थान में।
अब देखो मरुस्थलीय मिट्टी की बात करता हूं तो मरुस्थलीय मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी इसका तो आपको आंसर करना है क्या, राजस्थान में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बच्चे, राजस्थान में मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया इस मिट्टी का विस्तार कहां पर मिलेगा, तो विस्तार अगर आपसे पूछ ले तो विस्तार में आप क्या बताओगे कि सर इसका विस्तार तो गुजरात में मिलेगा, इसका विस्तार राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, और कहां मिलेगा भैया, पंजाब में मिलेगा और हरियाणा में मिलेगा। अब देखो बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सर ये जो 85% आप बता रहे हो भारत के अंदर, तो 85% तो इन चार स्टेट के अंदर होगा, चार राज्यों के अंदर ही होगा, सही बात है ना। तो अगर परसेंटेज कभी आपसे पूछ ले कि भाई पंजाब के अंदर कितना परसेंट है मरुस्थल का, तो गुजरात के अंदर लगभग 13%, गुजरात के अंदर लगभग कितना परसेंट है, 13%, राजस्थान में लगभग 58%, पंजाब में अगर मैं बात करूं तो लगभग 8%, और हरियाणा में कितना परसेंट, 6%, और इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 85%। अब देखो इस मरुस्थल की बात करूं, मरुस्थलीय मृदा की बात करूं, तो मरुस्थलीय मृदा के अंदर कौन से रासायनिक तत्व की बात करें, यानी कि केमिकल एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर मिलेगा फास्फोरस। क्या मिलेगा, फास्फोरस। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मृदा नहीं है, कोई इसमें बहुत सारी फसलें नहीं पाई जाती। अगर आपको इसमें फसल पूछ ले तो फसल इसके अंदर आपको बतानी है क्या, इसके अंदर बतानी है बाजरा। क्या बतानी है बच्चे, बाजरा इसके अंदर आपको बताना है। क्या बताना है, बाजरा आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है भैया, क्या बताना है, बाजरा इसके अंदर बताना है। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक पूरे भारत में क्या मिलती है, बाजरा सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार इसको आप नोट डाउन करो। तालिया भैया, चले। तो इतनी सी बात देखो, अब इसके अंदर डाटा ही बिल्कुल कम है, डाटा कम है तो एग्जाम में भी जनरली बातें कम पूछा जाएगा। अब देखो भाई, अब देखो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो भारत के लेवल पे तो इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन अपन राजस्थान की मृदा जब पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, तो वहां पर फिर मरुस्थलीय मृदा ज्यादा पढ़नी पड़ती है। क्यों, क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान अपने आप में 100% हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस 100% क्षेत्रफल, जो राजस्थान का 100% क्षेत्रफल, इसमें लगभग 61.11% भाग पर आपको मरुस्थलीय मिलेगा। तो इतने परसेंट भाग पर सर्वाधिक ये मिलेगा, तो इससे मिट्टी की उपयोगिता रहेगी वहां पर। इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि अपन राजस्थान जब पढ़ते हैं तो राजस्थान में इस तरीके से अपन राजस्थान बना रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो अपना प्यारा सा राजस्थान, इसके अंदर ये अपनी अरावली हो गई बीचों बीच, और अरावली के इधर मरुस्थल हो गया। अरावली के इधर की साइड अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिमी भाग होगा, और इस पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में कुल 13 जिले हैं बच्चे। अरावली के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले हैं, 13 जिले। लेकिन एक जिला यहां पर है, इस जिले की बात करें तो इस जिले का नाम है सिरोही। ये सिरोही की बात करें तो सिरोही को अपन मरुस्थल में काउंट नहीं करते। सिरोही के अंदर लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, इस वजह से इसको अपन मरुस्थल में काउंट नहीं करते।
आपसे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अरावली के पश्चिमी भाग में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले, लेकिन मरुस्थल में कितने काउंट होते हैं भैया? 12। एक कौन सा नहीं होता है? सिरोही, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। समझ में आया? अब सुनो, अब ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इस मरुस्थल के यहाँ पर अरावली के इस पश्चिमी भाग में यहां से लगाकर यहां तक यहाँ पर कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये पूरे के पूरे मरुस्थल में पूरे 12 जिलों के अंदर 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की बात करें तो इसको भी कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 2 भाग में जब डिवाइड करते हैं तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर करते हैं। इधर के वाले पार्ट को अपन 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में 25 से 50 होगी। कोई दिक्कत? इसके अंदर बारिश कम हो रही है, और बारिश कम होगी तो शुष्कता ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर शुष्क मरुस्थल होगा, शुष्क मरुस्थल होगा। और यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो रही तो इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहेंगे। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि एरिड हो जाएगा, और ये सेमी एरिड डेजर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब सुनो, 8 जिले तो सेमी एरिड में आएंगे, और 4 जिले किस में आएंगे? शुष्क में आएंगे, एरिड में आएंगे। समझ में आया? यानी कि 12 जिले हैं, 12 जिले को भी 2 भागों में बांट दिया। 4 जिले किस में आ रहे हैं? शुष्क मरुस्थल में, और 8 जिले किस में आ रहे हैं? तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों पार्ट को अपन डिवाइड किया तो तापमान के आधार पर ही किया। अब तापमान यहां पर ज्यादा है, याद करो टेम्परेचर ज्यादा है यहां पर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो इस जगह पर ताप, दाब, आर्द्रता के आधार पर पूरे मरुस्थल को 2 भाग में क्या कर दिया? अपन ने बांट दिया। और जब ये 0 से 25 सेंटीमीटर जहां पर बारिश हो रही है, ये 4 जिले, यहां पर मरुस्थली मिट्टी को भी यहां पर 2 भागों में बांटा गया। इस पूरे 12 जिलों के अंदर मरुस्थली मिट्टी को 2 भागों में, तो यहां इस वाले क्षेत्र में एंटीसोल, मरुस्थली मिट्टी को क्या कहा गया? एंटीसोल। और ये 25 से 50 वाले क्षेत्र में जो अर्धशुष्क है, यहां पर एरिडोसोल कहा गया। समझ में आया? लेकिन भारत के अंदर, भारत का भूगोल जब अपन पढ़ते हैं तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप राजस्थान के हो, तो राजस्थान के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। समझ में आ रहा है? बहुत बार आपको पूछ ले कि भाई भैया बताइएगा कि एंटीसोल मृदा निम्नलिखित कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा, अब तो देखो जिले बदल गए सारे, लेकिन अभी आपको लगभग 6 महीने तो वही जिले पढ़ने होंगे। 6 महीने में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें पुरानी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। अभी कोई ऑफिशियली लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ बताया गया है कि हाँ इतने जिले हम बढ़ा रहे हैं, 19 जिले जितने भी है, ठीक है। तो अभी कोई ऑफिशियली नहीं है, बाकी आपको अभी वही मानना है। जब चेंज हो जाएंगे तो हम भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी तो आपको वही 4 जिले, और 4 जिलों को याद करने की ट्रिक है SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। SBBJ बैंक आती है, SBBJ। हाँ, तो उतना मत जाओ आप, क्योंकि वहां पर आप जाओगे तो फिर मैं दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आपको राजस्थान में लेकर चलूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? यानी कि इस मरुस्थली मिट्टी को के भी 2 भाग है राजस्थान में, बाकी भारत में तो एक ही भाग पड़ना है, ठीक है। तो आप यहां तक उतार लिए, चले आगे। कौन सी मिट्टी आएगी इसके बाद? पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा की बात करते हैं, यानी कि पर्वतीय मृदा की बात करते हैं, तो पर्वतीय मृदा तो कहां मिलेगी आपको? पर्वतों में ही मिलेगी। सही बात है ना? जैसे पर्वत कहां पर है? पर्वत यहां पर है, ये अपना जो ये वाला भाग है, ये पूरा हिमालय वाला डेजर्ट है, तो यहां पर मिलेगी। तो ये जम्मू कश्मीर, सबसे इधर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक अपना पर्वत फैला हुआ है, तो इसका विस्तार तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश होगा पर्वतीय मिट्टी का। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर असम में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? असम के अंदर। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार कहां पर मिलेगा? तो विस्तार की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार मिलेगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से कहां तक भैया? अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं तो एक राज्य पूछे भाई कहां पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है? असम के अंदर। अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं फसल की,
तो फसल इसके अंदर नहीं बोते, फसल नहीं होती भाई, पर्वतों के अंदर कौन सी फसल होगी। अब फसल नहीं होगी तो इसके अंदर रासायनिक जो तत्व होते हैं, ये तत्व भी आपको याद नहीं करने, समझ में आ रहा है। हाँ, इसके अंदर कुछ कंडीशन में यहाँ पर क्या होती है, फसल होगी कुछ कंडीशन में, कौन सी, चाय की, चाय के बागान मिलेंगे। और चाय के जो बागान मिलेंगे यहाँ पर, चाय के बागान यहाँ पर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक स्थान है पश्चिमी बंगाल के अंदर, कौन सा, मकईगिरी नामक स्थान। उस मकईगिरी नामक स्थान की चाय सबसे ज्यादा फेमस है, और उस चाय को ही कहा जाता है, मकईगिरी चाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकईगिरी चाय कहा जाता है। और मकईगिरी चाय की बात करें तो मकईगिरी चाय जो है भारत की सबसे महंगी चाय मानी जाती है, चुनिंदा घरों में बनती है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये मान लो कि मोदी जी के घर बनती होगी, अंबानी के घर बनती होगी, टाटा बिरला के घर बनती होगी। हाँ, ये पूरी की पूरी चाय कहाँ जाती है, विदेश में एक्सपोर्ट होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होगी ना, इंपोर्ट तो आना हो गया, एक्सपोर्ट होती है। अब देख लो ये चाय, जैसे कहते हैं ना कि अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, वो एक दिन में जब एक कप चाय पीती है तो 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, एक कप चाय का। नहीं आपको पता, 1 लाख रुपए की एक चाय पीती, सुबह उठती है एक चाय पी के 1 लाख खत्म। अब वो 1 लाख का पीती है तो उसके बच्चे भी 1 लाख के पीते होंगे, 80,000 का तो पीते होंगे। मतलब लाखों रुपए के तो चाय पी जाते हैं सुबह उठ के। सबसे ज्यादा जो पैसा खराब कर रहे ये लोग कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को कहा जाता है भाई तू चाय मत पी, चाय क्यों पीता है, 3 टाइम, 1 टाइम ही पिया कर चाय। अब देखो, तो भारत की सबसे महंगी चाय ये मकईगिरी चाय, जो कहां पर मिलती है आपको, पश्चिम बंगाल। आ जाओ एक बार इसको आप उतार लीजिए, उतारो भैया इसको फटाफट से उतारो। स्कूल से आए हो, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे 5वीं क्लास की लड़की आई है ना। वास्तव में ये कमेंट लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। किसी को बोलता ना, किसी लड़की को, अरे स्कूल में पढ़ते हो क्या, मतलब लड़कियों को अगर इम्प्रेस करना है तो बस 2-4 बातें बोल दो, आप बहुत कम उम्र की लगती हो, है ना, ऐसे ऐसे बोल दो। अगर आपने कुछ ऐसी बात बोल दी तो बस फिर खत्म, मामला खराब है। बाकी मैंने आजमाया नहीं कहीं, ऐसे मत सोच। आजमाया सर, तभी नॉलेज है आपको। मैं तो बोलूं, मेरे को तो पता है आपने आजमाया। ये ऑनलाइन, आप अपने मुंह से बोल रहे हो। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैडम भी देख सकती है। और आप सबको पता लगे क्या हो गया, ये देखी भी थी सर, उतर के नाले में एक लड़की है ना, नाले में कूद गई ऊपर से नीचे ना, तो मरी। और फिर मुंह भी छिपा रही सर हाथों से, ये दुपट्टा ही दिया थी तेरा, दुपट्टा गिराती फिर उठ गई, साइड में जाता में गिरा देती। पूछते क्या दुख हो गया भाई तेरे को, ऐसे बेटे नहीं, मेरे का पाऊंगी, चल घर चल। कुछ ना कुछ दुख होगा उसको बेचारे, ऐसे कोई नहीं मिलता। तो सर सॉल्यूशन हो गया मौत। सॉल्यूशन तो नहीं, उसको जो उसके दिमाग में था ना वो उसने कर दिया बस, बाकी सॉल्यूशन तो ऐसे गिर जाता है तो उसको मौत के सिवा कुछ नहीं दिखता, वो कोशिश तो वो करता कभी है। सॉल्यूशन नहीं होता, मौत कभी सॉल्यूशन नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मरने की नहीं सोचती, कभी कभी सर मुझे नहीं सोचती कभी, सोचती। टेंशन नहीं करनी कि सर, कभी कभी लाइफ में ऐसा भी मोमेंट आता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है यार इस जिंदगी से बढ़िया मर जाएं, ऐसा आता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, ज्यादा लोग क्या होते हैं कि उसको हैंडल कर लेते हैं, ले चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम जो होती है ना उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, कुछ लोग उसको सहन नहीं कर पाते। हमारे
क्लास में ये दोनों है, कोरोना से। कोरोना से तो हम कोरोना में नहीं डले। मैं कोरोना में खूब कोरोना में नहीं, मेरी क्या मानूंगी। कोरोना में खूब इधर उधर जाता था क्लास लेने, कभी 8 दिन तक मास्क नहीं लगाया सर मैं भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं मास्क भगवान। क्या, मैं तो मुंह ही नहीं बांधती जल्दी से, लड़कियां मुंह बांध बांध के घूमती है, मैं सोचती हूँ उनको सांस कैसे आता है। चले भैया, हो गया, चलो आ जाओ। इसके बाद आ जाएगा, देखो भैया, दलदली मिट्टी, दलदली मृदा, दलदली मृदा कह दो या फिर इसी को कीट मृदा कह दो, या फिर इसी को क्या कहेंगे, दलदली कीट, या फिर इसको जैविक मृदा, जैविक मृदा। देखो भैया ध्यान से सुनो, बात नहीं, दलदली कीट या जैविक मृदा, ये जो मृदा है ये मृदा दलदली क्षेत्र में आपको मिलेगी। कहां पर मिलेगी, दलदली क्षेत्र में। और दलदली क्षेत्र आपको कहां मिलेगा, नदियों के अंतिम छोर पर, नदियों के आसपास में या समुद्र के किनारे, वहीं पर आपको दलदली क्षेत्र मिलेगा। तो इस मिट्टी की बात करें तो दलदली होने के कारण इसके अंदर कोई फसल होती ही नहीं है, तो फसल आपको याद नहीं करनी, रासायनिक तत्व याद नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि मिट्टी आपको कहां मिलेगी और इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसका निर्माण कैसे होगा, निर्माण की अगर अपन बात करते हैं तो निर्माण इसका होगा नदियों व सागर के डेल्टाई भाग में, डेल्टाई भाग में। तो नदियों व सागर के डेल्टाई भाग में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, देखेगा इसके अंदर फसल की बात करें तो फसल इसके अंदर नहीं होती, तो आपको याद भी नहीं करना। अगर मैं बात करूं फसल नहीं होती तो रासायनिक तत्व भी इसके अंदर नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर एक वनस्पति होती है, वनस्पति की बात करें तो एक मैग्रो वनस्पति, आपने नाम सुना होगा, मैग्रो वनस्पति। मैग्रो वनस्पति किसे कहेंगे, ऐसी वनस्पति जो लवणीय जल में उगे उसे मैग्रो वनस्पति कहते हैं। इसको मैग्रो वनस्पति कहते हैं। ये डेल्टा के अंदर ये वनस्पति उगती है, इसलिए इसको डेल्टाई वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेल्टाई वनस्पति, डेल्टाई वनस्पति, डेल्टाई वनस्पति भी कहते हैं। ये जो वनस्पति है ये सागर समुद्र के किनारे होती है। तो समुद्र किनारे क्या होते हैं, वो आते हैं ज्वार, आते हैं कि नहीं आते, ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार से क्या होगा, पानी बाहर की तरफ आएगा, पानी इसको मिलेगा, इसलिए इसको ज्वारी मिट्टी भी कहते हैं, ज्वारी वनस्पति भी कहते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि दलदली मिट्टी या कीट मिट्टी या जैविक मिट्टी में कौन सी वनस्पति होती है, मैग्रो, डेल्टा या ज्वारी वनस्पति यहां पर होती है, बता दोगे, उतारो एक बार। हाँ, कहां पर मिलेगी ये भी लिखवा देता हूं, ये आपको कहां मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी कहां पर, एक तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा ये, और ये आपको कहां मिलेगा भाई, भारत के अंदर तो पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल प्लस कहां पर, बांग्लादेश में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यानी कि भारत हो गया, भारत वो बांग्लादेश के बीच में, जिसमें लगभग ये सुंदरवन का डेल्टा 20% तो भारत में और 80% कहां पर है, बांग्लादेश में। एक तो ये हो गया। दूसरा कहां मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो कृष्णा व गोदावरी का डेल्टा में। और अगर स्टेट पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा स्थान है कच्छ का रण, कच्छ का रण, और कच्छ का रण कहां पर है, गुजरात। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान लिख लीजिएगा जल्दी से।